Hello, future doctors. How are you all? Hope so all of you fine and happy. Today we will discuss the MD-CAT 2018 paper. Let's start. Welcome students, this is Dr. Hamza Tanzil. Hope so all of you are fine and happy. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने MD-CAT की जो वीडियो लेक्चर्स की प्रिपरेशन है उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम पास पेपर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम जो पास पेपर डिस्कस कर चुके हैं वो हम UHS के 2008 से लेकर 2016 तक जितने भी टॉपिकल वाइज पास पेपर थे वो डिस्कस कर चुके हैं। वो इस चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर अवेलेबल है। और हम 2017 का पास पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो 2018 का जो पास पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि 2018 के UHS एग्ज़ाम के अंदर जो बायोलॉजी के MCQs थे वो कौन कौन से थे। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ हमारे पास है, द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़। मतलब पहला सवाल उसने आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से दिया। कह रहे कि ह्यूमन हार्ट का जो सबसे थिकेस्ट चैम्बर है, मतलब ह्यूमन हार्ट का जो सबसे हम ये कह सकते हैं कि बड़ा चैम्बर है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी है राइट एट्रियम, ऑप्शन सी है राइट वेंट्रिकल एंड ऑप्शन डी है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात अपनी बुक के अंदर बहुत क्लियरली पढ़ी है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इट इज़ द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक स्टूडेंट ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है। और स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हो कि जो आयोटा होती है, आयोटा के जरिए ब्लड पूरी बॉडी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करना है थ्रू आयोटा, तो आयोटा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर थिक जितना होगा वो उतनी फोर्स जनरेट करेगा ब्लड को पुश करने के लिए। तो इसलिए स्टूडेंट, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ह्यूमन हार्ट का वो सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर क्रब साइकिल आर फाउंड इन। यानी कि वो एंजाइम्स जो कि क्रब साइकिल्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्रब साइकिल के बारे में पढ़ा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है और उसके बाद क्रब साइकिल होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्रब साइकिल है ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब वो ये पूछा है कि क्रब साइकिल कहाँ होता है। ऑप्शन ए F1 पार्टिकल्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और इसी के अंदर क्या हो रहा होता है, क्रब साइकिल वगैरह, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म वगैरह, ये सारे रिएक्शंस और रेस्पिरेटरी चेन वगैरह ये सारे रिएक्शन वहीं पे प्रोसीड हो रहे होते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉक्सिक वर्टिब्रा आर लोकेटेड इन। अगर हम कॉक्सिक वर्टिब्रा की बात करें तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आइडिया है। इसको जो सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, पेल्विस। और पेल्विस आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है, सैक्रम और कॉक्सिक। तो वो कह रहे हैं कि जो कॉक्सिक वर्टिब्रा हैं ये कहाँ लोकेटेड होते हैं। ऑप्शन है सर्वाइकल रीजन, ऑप्शन बी लंबर रीजन, ऑप्शन सी पेल्विस रीजन एंड ऑप्शन डी थोरैसिक रीजन। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो कॉक्सिक वर्टिब्रा है ये हमारे पास पेल्विस रीजन में मौजूद होते हैं, क्योंकि पेल्विस के आगे से 2 डिवीजन है, सैक्रम और कॉक्सिक। और स्टूडेंट्स, एक बात और याद कर लो कि कॉक्सिक को टेल बोन भी कहते हैं। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज गिवन बाय। कह रहे हैं कि जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कौन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स एंड ऑप्शन डी मैक्रोफेजेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इम्यूनिटी 2 तरह की पढ़ी थी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और हमने सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर पढ़ा था कि इट इज़ गिवन बाय टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा टी लिम्फोसाइट्स वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग डैश ऑफ मियोसिस। आप लोगों ने मियोसिस पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेरेंट्स और डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। मतलब डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल्स। और आपने ये भी पढ़ा था कि मियोसिस का एक जो यूनिक पॉइंट है वो
क्रॉसिंग ओवर है। अब वो पूछ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के किस फेज में होती है। ऑप्शन है प्रोफेज 1, ऑप्शन बी टेलोफेज 1, ऑप्शन सी मेटाफेज 1 एंड ऑप्शन डी एनाफेज 1। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो प्रोफेज 1 होती है मियोसिस की वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, क्योंकि इसके आगे से फर्दर डिवीजन होती है जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैकेटीन, डायकिनेसिस, डिप्लोटीन वगैरह। तो हमने पढ़ा था कि पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इस लिहाज से जो प्रोफेज 1 होगा वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जितनी भी फेजेज हैं ये सारी किसके अंडर आती हैं, प्रोफेज 1 के अंदर आती हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट आंसर क्या होगा, ए प्रोफेज 1। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर फ्रॉम फेरिंग्स एंटर्स टू। कह रहे कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एयर जो होती है वो फेरिंग से एंटर होती है कहाँ। ऑप्शन है ट्रैकिया, ऑप्शन बी ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन सी एल्वेलाई एंड ऑप्शन डी ब्रोंकाई। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फेरिंग्स के बाद जो हवा होती है वो हमारे एयर पाइप के अंदर एंटर होती है, और हमारा जो एयर पाइप है जैसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, हमारा विंड पाइप कौन सा स्टूडेंट्स, ट्रैकिया। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है ट्रैकिया, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रेजुअल ब्रेक डाउन ऑफ द एल्वुलर वॉल्स लीड टू विच टाइप ऑफ डिजीज इन अ स्मोकर्स। कह रहे हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एल्वुलाई की दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि उनके अंदर एल्वुलाई की दीवारें टूटने की वजह से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए कोरोनरी हार्ट डिजीज, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एम्फेसीमा एंड ऑप्शन डी एज़मा। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा आपने एम्फेसीमा की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एम्फेसीमा की डेफिनेशन ही यही थी कि ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। तो इसलिए से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है एम्फेसीमा वो हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स प्लेस। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स को उसके अपनी जगह पे रखती है। ऑप्शन ए आर ग्रुप, ऑप्शन बी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी अमाइनो ग्रुप एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट ये सवाल आपसे पूछा गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में से, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में से पूछा गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में से। आपने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको हम अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं, और हमने ये भी बात कही थी कि अल्फा हेलिक्स जो होता है उसको होल्ड करने के लिए उसके दरमियान जो लिंकेजेस होती हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अमाइनो एसिड्स को जो होल्ड करके रखेगा आपस में वो पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन ये जो अल्फा हेलिक्स टर्न बने होंगे इन टर्न्स को अपनी जगह पे होल्ड करके कौन रखेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू अनदर साइट ऑफ द एंजाइम रेदर देन द ट्रू एक्टिव साइट इट इज रेफर्ड एज। कह रहे हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल एक्टिव साइट पे जुड़ने की बजाय किसी और जगह पे जुड़ गया तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ऑप्शन बी एलोस्टेरिक इनहिबिटर, ऑप्शन सी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड ऑप्शन डी इरिवर्सिबल इनहिबिटर। हमने बात की थी स्टूडेंट जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो कि एक्टिव साइट की बजाय किसी और जगह पे जाके बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, आल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं होते बल्कि किसी और जगह पे जाके बाइंड होते हैं, जबकि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड तो होते हैं बट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश इज अ साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस थे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन था उसको डार्क रिएक्शन बोलते थे। अब वो पूछ रहे हैं डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। ऑप्शन है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी थैलाकॉइड स्पेस, ऑप्शन सी स्ट्रोमा एंड ऑप्शन डी ग्रेना। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जो फ्लूइड होता है जो कि सराउंडेड होता है ग्रेना के, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्या हो रहा होता है, डार्क रिएक्शन हो रहा होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, when a nerve impulse jumps from one node of runway to the next in a myelinated neuron it's called. ये 2017 के MCQs एज इट इज उसने उठा के 2000 आपको 18 में दे दी। कह रहा है कि जब एक नर्व इम्पल्स जंप करती भी जाती है एक नोड ऑफ रनवेयर से अगले नोड ऑफ रनवेयर के ऊपर, तो उस नर्व इम्पल्स को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि उसको क्या बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन या साल्टेटरी नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, साइनेप्सिस, साल्टेटरी कंडक्शन, रेस्टिक पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, साल्टेटरी कंडक्शन, क्योंकि ऐसी इम्पल्स जो कि जंप करती हुई जाए नोड टू नोड, दैट इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन या साल्टेटरी इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क वाजिया करना, ये एबिलिटी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मैग्निफिकेशन पावर, ऑप्शन बी फ्रैक्शनेशन, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ऑप्शन डी रेजोल्यूशन पावर। तो स्टूडेंट्स आपने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसके एक्चुअल साइज से बड़ा करके देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। और माइक्रोस्कोप के दो फीचर्स होते हैं, एक उसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर होती है और एक उसके अंदर रेजोल्यूशन पावर होती है। तो स्टूडेंट्स एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस कर सकें, तो दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन पावर। तो इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टर्म लॉस ऑफ एपिटाइट रेफर टू डिजीज। कह रहे कि अगर आपको भूख लगना ख़त्म हो गई है तो ये आपको किस बीमारी की तरफ लेके जाती है? ऑप्शन ए बॉट्यूलिज्म, ऑप्शन बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन सी ओबेसिटी एंड ऑप्शन डी बुलिमिया नर्वोसा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा को हम लॉस ऑफ एपिटाइट भी बोलते हैं। मतलब ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने डाइट को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं, जो ये समझते हैं कि मैं हल्का सा भी खाऊंगा तो मेरी बॉडी फिजिक जो है वो ओबीज हो जाएगी। तो इसी फियर की वजह से वो खाना खाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर लॉस ऑफ एपिटाइट आ जाता है और फिर वो किस डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। और उन्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है ये चीज़ एडमिट करवाने के लिए कि फूड इज़ कंपल्सरी फॉर यू। तो इस लिहाज से ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिपिड सिंथेसिस और लिपिड मेटाबॉलिज्म इज़ द फंक्शन ऑफ। कह रहे कि लिपिड्स की जो सिंथेसिस है और लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है ये किसका फंक्शन है? ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिनमें नर्व इम्पल्स कंडक्शन भी था, जिनके अंदर ट्रांसपोर्ट भी था, इसके अंदर स्टीरॉइड्स फॉर्मेशन भी था, इसके अंदर लिपिड्स मेटाबॉलिज्म भी था। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस भी होती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म भी होता है और भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है इट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्लाइवरी अमाइलेज begins to digest starch to shorten polysaccharide and then to। कह रहे कि जो स्लाइवरी अमाइलेज है ये क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इनटू शॉर्टन पॉलीसैकेराइड एंड देन टू, और उसके बाद उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज एंड ऑप्शन डी है लैक्टोज। तो स्टूडेंट डेफिनेटली बात है कि सबसे पहले कोई भी अगर पॉलीसैकेराइड होगा तो वो ब्रेक होगा किसके अंदर, ओलिगोसैकेराइड के अंदर। ओलिगोसैकेराइड के बाद वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मोनोसैकेराइड के अंदर। तो डेफिनेटली जो स्लाइवरी अमाइलेज है जब ये स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू करता है तो पहले ये इसे कन्वर्ट करता है छोटे छोटे पॉलीसैकेराइड्स के अंदर, फिर छोटे छोटे पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट करने के बाद इसे कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर। माल्टोज की बात करें तो ये क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये इसको हम क्या बोलते हैं, माल्टोज। क्योंकि स्टार्च के अंदर सिर्फ ग्लूकोज ही होते हैं, उसके अंदर फ्रुक्टोज नहीं होता या ग्लैक्टोज नहीं होता, इसलिए हमने सुक्रोज और लैक्टोज की तरफ नहीं गए, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माल्टोज। और यही स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन है जो कि आया था 2022 के अंदर, लेकिन थोड़ा सा घुमा के, ठीक है। तो आपने इसको ज़रा अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, केमिकल नेचर ऑफ प्राइमर यूज्ड इन पीसीआर प्रोसेसेस। कह रहे कि जो केमिकल नेचर ऑफ प्राइमर है,
जो कि यूज़ होती है पीसीआर प्रोसेस के अंदर, वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी डीएनए। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं। तो डेफिनेटली बात है कि इसके अंदर जो प्राइमर हमें रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होगा? वो डीएनए ही होगा, क्योंकि हमने डीएनए की अगर कॉपीज़ बनानी है तो वी नीड डीएनए। ठीक है, तो इसलिए केमिकल नेचर ऑफ प्राइमर यूज इन पीसीआर प्रोसेस वो कौन सा होगा? डीएनए नेचर्ड होगा, क्योंकि पीसीआर के अंदर हमने डीएनए की कॉपीज़ बनानी होती हैं, इसलिए वी नीड डीएनए, केमिकल नेचर ऑफ प्राइमर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन वायरसेस a combined structure formed by core, nucleic acid and capsid is। कह रहा है कि वायरसेस के अंदर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर जो कि बनता है न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को मिलाने से, वो क्या है? ऑप्शन ए न्यूक्लियो कैप्सिड, ऑप्शन बी प्रायोन्स, ऑप्शन सी एनवेलप एंड ऑप्शन डी कैप्सोमर्स। तो स्टूडेंट जो ऑप्शन ए है न्यूक्लियो कैप्सिड, इट इज़ मोर रेलिवेंट, क्योंकि न्यूक्लियस की बात की, न्यूक्लिक एसिड की बात की है उसने, और कैप्सिड की बात करें तो कलेक्टिवली दे बोथ आर कॉल्ड न्यूक्लिक कैप्सिड। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो आइसोलेटली डिफाइन करी हैं किसी एक चीज़ को, तो इसलिए जो न्यूक्लिक कैप्सिड ऑप्शन ए इट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम फॉर्म्स। कह रहे हमारी जो खोपड़ी है, वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी पसलियाँ हैं, और स्टर्नम जो है ये क्या बनाती हैं? ऑप्शन ए अपेंडिकुलर स्केलेटन, ऑप्शन बी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ऑप्शन सी एक्सोस्केलेटन एंड ऑप्शन डी एक्सियल स्केलेटन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमने ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमने कहा था वो स्केलेटन जो बॉडी के सेंट्रली अलाइंड है वो एक्सियल स्केलेटन है, और जो पेरिफेरीज पे है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो इस लिहाज से ये जो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम है ये किसके अंदर आएंगे? ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इंक्रीजिंग। कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिंथेसिस कब इंक्रीज्ड होती है? ऑप्शन ए एम फेज, ऑप्शन बी एस फेज, ऑप्शन सी G1 फेज एंड ऑप्शन डी G2 फेज। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि इंटरफेज जो है उसके अंदर जो G2 फेज होती है, इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिंथेसिस होती है वो इंक्रीज की जाती है। ये आपकी बुक के अंदर बहुत क्लियरली लाइन मेंशन है, तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है G2 फेज ही हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द रीजन ऑफ द क्रोमोसोम और मोर स्पेसिफिकली अ लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल विच हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि रीजन ऑफ द क्रोमोसोम और मोर स्पेसिफिकली अ लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विच हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए काइनेटोकोर, ऑप्शन बी लोकस, ऑप्शन सी अलील एंड ऑप्शन डी जीन। तो स्टूडेंट्स हम पता है कि जो रीजन ऑफ क्रोमोसोम या अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड क्या? जीन्स। क्योंकि हमें पता है कि डीएनए का जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है, या जिसका एक स्पेसिफिकली रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर किसी न किसी चीज़ की सिंथेसिस के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड जीन। तो वो रीजन ऑफ क्रोमोसोम या वो पर्टिकुलर लेंथ ऑफ डीएनए जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड जीन। तो इसलिए ऐसे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूरिया साइकिल इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ। कह रहे कि यूरिया साइकिल के अंदर किसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है? ऑप्शन ए क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी अमोनिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यूरिया साइकिल के अंदर क्या होता है, हम अमोनिया से क्या बनाते हैं? यूरिया बनाते हैं। तो इट्स मीन कि यूरिया साइकिल में एक्चुअली में किसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है? अमोनिया डिटॉक्सिफाई हो रहा है किसके अंदर? यूरिया में। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है अमोनिया इट इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है, काइटिन विच मेक्स द एक्सोस्केलेटन इन इंसेक्ट्स इज फर्दर हार्डन्ड बाय। ये एमसीक्यू 2017 में भी आया, यहाँ पे भी रिपीट हो गया। कह रहे कि जो काइटिन है विच मेक्स द एक्सोस्केलेटन इन इंसेक्ट्स इज फर्दर हार्डन्ड बाय, मतलब उसको मजीद हार्ड करने के लिए एक्सोस्केलेटन को, उसके शेल को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए विच केमिकल इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए प्रोटीन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड पोटाशियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी प्रोटीन एंड सोडियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स वी नाउ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एडिशनली स्ट्रेंथन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द काइटिन ऑफ द ऑर्थोपोड्स एंड अदर एनिमल्स।
तो ऑप्शन बी जो होगा प्रोटीन एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये मोस्ट रेलिवेंट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपने मेमोराइज करना। लेकिन अगर वो ह्यूमंस का पूछे तो ह्यूमंस के अंदर आपने याद रखना है कैल्शियम फॉस्फेट। अगर वो ह्यूमंस की बात करेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट, अगर वो एक्सोस्केलेटन एनिमल्स की बात करेगा ऑर्थोपॉड्स वगैरह की तो वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट्स। क्वेश्चन नंबर 23 है नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन ओरल कैविटी। कह रहे कि ह्यूमन की ओरल कैविटी के अंदर कितने सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसने पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की बात नहीं की, उसने सिर्फ पूछा कि टोटल कितने सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। हमने पढ़ा था कि 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ओरल कैविटी। अब वो पेयर्स को अगर ओपन करें तो वो 6 बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे उसने चूंकि पेयर्स के लफ्ज़ साथ में मेंशन नहीं किया तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 6। अगर वो पूछा कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन ओरल कैविटी तो आप कहते 3, बट उसने यहाँ पे पेयर्स का वर्ड नहीं यूज़ किया, सो द राइट आंसर इज 6, सी। क्वेश्चन नंबर 24 है फॉलोइंग ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिलोमेट्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, एसिलोमेट्स की। ये किंगडम एनिमिलिया में से क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए एनुलिड्स, ऑप्शन बी एस्क्लेमिंथस, ऑप्शन सी मोलस्कस एंड ऑप्शन डी प्लेटीहेलमिंथस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्लेटीहेलमिंथस होते हैं, प्लेटीहेलमिंथस ये हमारे पास क्या होते हैं, एसिलोमेट्स। ऐसे इस ग्रुप के इस फाइलम के अंदर वो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होती, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, एसिलोमेट्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25 है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द। कह रहे हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। ऑप्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से, ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ वाटर से एंड ऑप्शन डी एडिशन ऑफ वाटर से। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये हमारे पास कैसे बनता है, रिमूवल ऑफ वाटर से। कैसे, एक शुगर की मॉलिक्यूल से H लिया जाता है, दूसरे से OH लिया जाता है, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, वाटर लॉस होता है और कौन सी बॉन्ड बनता है, COC, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। कह रहे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में। ऑप्शन ए मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर हायर एफिनिटी फॉर नाइट्रोजन, नो। साइनाइड एंड हीमोग्लोबिन हैज लो अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मायोग्लोबिन हैज मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड ग्लोबिन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो स्टूडेंट जो स्टेटमेंट सी आपने पढ़ी है ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट आपकी बुक के अंदर रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में मेंशन लें कि मायोग्लोबिन जो होती है उसके अंदर ज़्यादा अफिनिटी होती है अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करने की एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन सी जो है, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है कन्वर्जन ऑफ अमोनियम इनटू नाइट्रेट्स। कह रहे कि अमोनियम या अमोनिया को कन्वर्ट करना किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर, ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन सी अमोनिफिकेशन एंड ऑप्शन डी डीनाइट्रिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो अमोनियम का कन्वर्ट होना है किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है नाइट्रिफिकेशन, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है एन एरिया प्रीवियसली supporting life is made barren and subsequent recolonization is called। कह रहे कि एक ऐसा एरिया जो कि पहले तो लाइफ को सपोर्ट करता था लेकिन वो बंजर हो गया, अब वो दोबारा से रिकोलोनाइज्ड हुआ है, तो इस तरह की इसको क्या कहेंगे, इस तरह की सक्सेशन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ऑप्शन बी पायनियर सक्सेशन, ऑप्शन बी प्राइमरी सक्सेशन एंड ऑप्शन डी इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सक्सेशन तो उस जगह पे होती है जहाँ पे कोई लाइफ अर्लियर एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन उस जगह पे होती है जहाँ पे अर्लियर को लाइफ एग्जिस्ट करती थी, किसी डिजास्टर की वजह से वो लाइफ स्पॉइल हो गई, अब दोबारा वहाँ पे जब रिकोलोनाइजेशन होगी तो दैट सक्सेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है इन ह्यूमन फीमेल एग इज फर्टिलाइज्ड इन। ये क्वेश्चन 2017 में भी आया, 2018 में भी रिपीट हुआ है। कह रहे कि ह्यूमन फीमेल के अंदर जो एग है वो कहाँ फर्टिलाइज्ड होता है। ऑप्शन ए ओवरी,
ऑप्शन बी वेजाइना, ऑप्शन सी ओविडक्ट एंड ऑप्शन डी यूट्रस। अगर आपने 2017 में डिस्कशन मेरी सुनी है तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ओविडक्ट को फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। इसके प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर स्पर्म और एग की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच हार्मोन इज रिलीज इन फीमेल इन रिस्पॉन्स टू FSH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। कह रहे कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है फीमेल्स के अंदर इन रिस्पॉन्स टू FSH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी ADH, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। तो स्टूडेंट्स वो ना हो कि FSH जो है ये स्टिमुलेट करता है किसको, एस्ट्रोजन को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो FSH के रिस्पॉन्स में जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है, जो कि यूट्रस की वॉल को थिकन करना होता है, फर्दर FSH की फॉर्मेशन को रिलीज को ब्लॉक करता है, LH को रिलीज करवाता है। तो इसलिए जो FSH है ये इन किसके रिस्पॉन्स में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ईच इन ट्रिपलेट्स ऑफ। कह रहे कि अगर हम सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें क्रॉस सेक्शन के अंदर नज़र आता है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ किसके, ऑप्शन ए माइक्रोफिलामेंट्स, ऑप्शन बी माइक्रोविलाई, ऑप्शन सी माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ऑप्शन डी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने ये बात पढ़ी थी कि ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि एक जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसके अंदर 3 ट्रिपलेट्स ऑफ क्या होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के होते हैं। तो जो ऑप्शन सी है माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्वेश्चन नंबर 31 का वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवियर चेन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज वो प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी बनाती है इन रिस्पॉन्स ऑफ द एंटीजन। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन या कोई एंटीजन एंटर होती है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 हैवियर चेन्स और 2 लाइटर चेन्स। अब ये जो चेन्स आपस में लिंक्ड होती हैं ये किसके थ्रू होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लिंकेज होती है बिटवीन हैवियर एंड लाइटर चेन्स ऑफ एंटीबॉडीज वो कौन सी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन नर्वस सिस्टम केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी कीमो रिसेप्टर्स एंड ऑप्शन डी एंजाइम्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो उसने थोड़ा घुमाया ना आपको, वो उसने आपको नर्वस सिस्टम से घुमाया। आमतौर पे बच्चा समझता है कि केमिकल मैसेंजर्स तो हार्मोन्स होते हैं, तो वो फटाफट हार्मोन्स पे टिक करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे उसने पूछा इन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर केमिकल मैसेंजर्स कौन से हैं। हार्मोन्स तो केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है उसके मैसेंजर्स हैं, तो जो नर्वस सिस्टम के केमिकल मैसेंजर्स हैं वो क्या हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। आपने पढ़ा था कि जब एक साइनैप्स से मैसेज अगली साइनैप्स से ट्रांसमिट होना होता है तो बीच में एक जो मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है वो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो नर्वस सिस्टम के जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो कौन से हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 33 का वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। कह रहे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा है। ऑप्शन ए कॉलॉन, ऑप्शन बी अपेंडिक्स, ऑप्शन सी सीकम एंड ऑप्शन डी रेक्टम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट थे, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड सीकम। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका जो ऑप्शन सी है सीकम, दैट इज अ करेक्ट आंसर। आपने ये पढ़ा था कि सीकम से ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो रेज होती है और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, अपेंडिक्स का नाम देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा, सीकम। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, स्कैपुला इज अ, कह रहे हैं कि जो स्कैपुला है ये हमारे पास क्या है। ऑप्शन ए टेल बोन, ऑप्शन बी हिप बोन, ऑप्शन सी स्कल बोन एंड ऑप्शन डी शोल्डर बोन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्कैपुला है ये हमारे बैक ऑफ द शोल्डर पे होती है, ये हमारी शोल्डर ब्लेड की तरह की होती है। मतलब जो हमारा आपको फ्रंट से शोल्डर नजर आता है इसको जो बैक से प्रोटेक्ट करी होती है बोन, दैट इज कॉल्ड स्कैपुला। तो इस लिहाज से जो उसका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी शोल्डर बोन। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ कंप्लीट टर्न
ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए कंप्राइजेज ऑफ। कह रहे कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स है इसका जो कंप्लीट टर्न होता है वो कितने डिस्टेंस का होता है। ऑप्शन है 34 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 3.4 आर्मस्ट्रॉन, ऑप्शन सी 3.4 नैनोमीटर एंड ऑप्शन डी इज 34 माइक्रोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये 2017 में भी ये एमसीक्यूज एज इट इज आया हुआ है, बट इसके ऑप्शंस वहाँ पे चेंज थे। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब डीएनए का एक हेलिक्स टर्न लेता है और उससे अगला हेलिक्स जो आता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 3.4 नैनोमीटर। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 36 का वो हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है द एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन ग्लाइकोलाइसिस आर प्रेजेंट इन। यानी कि वो एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन है गोल्गी ऑपरेटस, ऑप्शन बी सेल साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज होता है ब्रेक इनटू पायरुविक एसिड, ये होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के किस पार्ट में होता है साइटोसोल में। तो डेफिनेटली इसके लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी कहाँ मौजूद होंगे सेल के साइटोप्लाज्मिक पार्ट में होंगे। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है सेल साइटोप्लाज्म ये हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है विच लिपिड इज टोटली हाइड्रोफोबिक और इनसोल्युबल। यानी कि कौन सा लिपिड जो है वो टोटली जो है वो हाइड्रोफोबिक और इनसोल्युबल है। ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड्स, ऑप्शन बी फास्फोलिपिड्स, ऑप्शन सी वैक्सीज एंड ऑप्शन डी ट्रेपिनाइड्स। तो स्टूडेंट जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड हमारे पास एक ऐसा लिपिड है जो कि टोटली जिसके अंदर बिल्कुल भी हाइड्रोफिलिक पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी। बाकी जो लिपिड्स हैं फास्फोलिपिड्स, वैक्सीज, ट्रिपिनाइड्स, इनके अंदर कुछ पार्ट हाइड्रोफिलिक है, बट ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा लिपिड है जो कि प्योर हमारे पास क्या है हाइड्रोफोबिक है, इसके अंदर बिल्कुल भी हाइड्रोफिलिक पोर्शन इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है डैश हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कहना है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ऑप्शन है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी एफएसएच एंड ऑप्शन डी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से दो हार्मोन आते हैं, एक वहाँ से आता है एडीएच और सेकंड वहाँ से कौन सा आता है ऑक्सीटोसिन। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। कह रहे कि राइबोसोम्स किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी आरएनए एंड लिपिड्स, ऑप्शन सी आरएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी आरएनए एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल हैं, ये बने होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन से। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे जो ऑप्शन सी है आरएनए एंड प्रोटीन ये हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 है अ नॉन प्रोटीन पार्ट इसेंशियल फॉर प्रॉपर एंड एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। कह रहे कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एडिशनल फैक्टर, ऑप्शन बी को फैक्टर, ऑप्शन सी एफिशिएंट को फैक्टर एंड ऑप्शन डी एक्स्ट्रा फैक्टर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स है जो कि एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड को फैक्टर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट आंसर को फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 42 है डीएनए मेड बाय ज्वाइनिंग पीसीस फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट सोर्सेज। कह रहा है कि ऐसा डीएनए जो कि दो या दो से ज़्यादा डीएनए को आपस में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट डीएनए को आपस में मिला के बना होता है उस डीएनए को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रॉप्स, ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, ऑप्शन सी म्यूटेटेड डीएनए एंड ऑप्शन डी रिकम्बिनेंट डीएनए। तो स्टूडेंट्स आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है ये एक ऐसा डीएनए होता है जिसके अंदर क्या होता है जो कि बना होता है बाय ज्वाइनिंग पीसीस फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा रिकम्बिनेंट डीएनए और इसको काइमेरिक डीएनए भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है द हार्मोन विच कंट्रोल्स द अपटेक ऑफ सोडियम आयंस इन किडनी एंड इट्स मेंटेनेंस इन ब्लड प्लाज्मा इज।
कह रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि कंट्रोल करता है अपटेक ऑफ द सोडियम आयंस इन किडनी एंड इट्स मेंटेनेंस इन ब्लड प्लाज्मा। ऑप्शन है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, ऑप्शन बी एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन सी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन एंड ऑप्शन डी थायरोक्सिन हार्मोन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि कंट्रोल करेगा अपटेक ऑफ सोडियम आयंस इन किडनी एंड मेंटेनेंस इन इट्स ब्लड प्लाज्मा। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, मेंटेन करना सोडियम आयंस को इन किडनी, क्योंकि आपने ये चैप्टर होमियोस्टेसिस के अंदर पढ़ा था कि एडीएच वाटर की डी-एब्जॉर्प्शन करवाता है, जबकि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम आयंस की अपटेक को कंट्रोल कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेम इन cells, false. Chloroplast and mitochondria are single membrane structure, false. Chloroplast and mitochondria cannot live independently. Option D, 17S ribosomes is attached with the inner membrane of mitochondria and chloroplast. तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो संबायोटिक ओरिजिन है इनका। आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनेलिज ऑफ संबायोटिक ओरिजिन, तो वो कौन सी थी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए आपसे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस रीजॉइंस टू फॉर्म एन। कह रहे कि जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं ये रीजॉइंस होकर क्या बनाती हैं। ऑप्शन ए एफिरेंट आर्टरियोल्स, ऑप्शन बी एफरेंट आर्टरियोल्स, ऑप्शन सी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड ऑप्शन डी कलेक्टिंग डक्ट्स। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो बोमेंस कैप्सूल की तरफ ब्लड लेकर आती हैं इनटू द ग्लोमेरुलस वेसल्स वो होती हैं एफरेंट, ए फॉर एफरेंट आने वाली, और जो वहाँ से वापस जाती हैं एग्जिट होती हैं वो होती हैं ई फॉर इफरेंट एग्जिट वाली। तो कैपिलरीज और ग्लोमेरुलस आपस में रीजॉइन होकर जो आर्टरियोल्स बनाती हैं वो कौन सी होती हैं, वो इफरेंट आर्टरियोल्स होती हैं। तो वहाँ पर जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 का होगा वो कौन सा ऑप्शन, द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस रीजॉइन टू फॉर्म एन। तो ऑप्शन वापस कौन सा होगा, ए इफरेंट आर्टरियोल्स, ई फॉर एग्जिट। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ मेनी सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट इन रिस्पॉन्स टू 2 पोटाशियम आयंस ट्रांसपोर्ट इनटू द मेम्ब्रेन। ये बड़ा लॉजिकल सवाल उसने आपसे पूछा स्टूडेंट्स। उसने कहा है कि कितने सोडियम आयंस पंप आउट होंगे जब कितने पोटाशियम आयंस ट्रांसपोर्ट होंगे इनसाइड, ट्रांसपोर्ट इनटू द मेम्ब्रेन। तो हमें पता है कि स्टूडेंट्स कि अगर हम बात करें कि अगर 2 पोटाशियम आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द मेम्ब्रेन तो कितने सोडियम आयंस पम्प्ड आउट होते हैं, 3 हमारे पास जो होते हैं। अगर हम बात करें कि टोटल कितने स्टूडेंट्स 3 सोडियम आयंस क्या होते हैं, पम्प्ड आउट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू 2 पोटाशियम आयंस अगर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द मेम्ब्रेन। यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, 2, 3, 4 और 1। तो राइट जो आंसर है वो कौन सा होगा, 3, और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, चांस ऑफ अ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 लोकाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर। कह रहे कि जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं बिटवीन 2 लोकाई वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पे थिकनेस, ऑप्शन बी विड्थ, ऑप्शन सी लेंथ एंड ऑप्शन डी डिस्टेंस। तो डेफिनेटली बात है स्टूडेंट्स उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। उनका जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या हो जाएंगे, हमारे पास बढ़ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है बिटवीन 2 लोकाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है 47 का वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रोसेस ensuring the survival of species over long period of time even through individual members of the species die। कह रहे कि प्रोसेस ensuring of survival of species over long period of time even through individual member of the species die। ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, अडेप्टेबिलिटी, माइटोसिस, रेस्पिरेशन। कह रहा है कि किसी भी स्पीशीज का जो सर्वाइवल है ज़मीन के ऊपर वो किस तरह पॉसिबल है, अगर बजाय उसके मेंबर मरते भी जाएं लेकिन वो ऐसा क्या करे कि उसका सर्वाइवल ज़मीन के ऊपर पॉसिबल है। ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी अडेप्टेबिलिटी, ऑप्शन सी माइटोसिस एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आपने जब रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो आपने यही बात पढ़ी थी कि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है किस चीज़ के लिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ऑन द लैंड। अगर हम चाहते हैं कि स्पीशीज़ इस दुनिया पे सर्वाइव करें, उनकी स्पीशीज़ वो उनके मेंबर्स दुनिया से ख़त्म ना हो जाएं,
तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम नई स्पीशीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सेम जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, लाइसोजेनिक वायरसेस आर आल्सो नाउन एज। कह रहे हैं कि जो लाइसोजेनिक वायरसेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है इन्वेलप्ड फेज, ऑप्शन बी वायरुलेंट फेज, ऑप्शन सी प्रोफेज, या ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो लाइसोजेनिक वायरसेस होते हैं इन्हें प्रोफेज वायरसेस भी बोला जाता है, क्योंकि जो लाइसोजेनिक स्टेज होती है उसको प्रोफेज स्टेज बोला जाता है, क्योंकि इसी स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये उसके चूँकि बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, इसलिए ये उसी का पार्ट बन जाते हैं। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड प्रोफेज। तो लाइसोजेनिक वायरस इज आल्सो नोन एज प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट स्ट्रक्चरली अलाइक। कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रक्चरली एक जैसे हैं बट फंक्शनली वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या नाम देंगे। ऑप्शन है एनालॉगस ऑर्गन, ऑप्शन बी होमोलॉगस ऑर्गन्स, ऑप्शन सी ऑटोलॉगस ऑर्गन एंड ऑप्शन डी एन्यूलॉगस ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्ट्रक्चरली अलाइक बट फंक्शनली डिफरेंट ये होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स, बट फंक्शनली अलाइक एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट वो कौन से होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है होमोलॉगस ऑर्गन, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बाय पीसीआर वी मीन्स। यानी कि पीसीआर से हम क्या मतलब लेते हैं। ऑप्शन है पॉलीमरेज क्रॉनिक रिएक्शन, ऑप्शन बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन सी पॉलीमरेज कॉपी रिएक्शन एंड ऑप्शन डी पॉलीमरेज क्रॉस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पीसीआर का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इट इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, इफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स did not appear in the wall of bacteria on staining then it will be known as। कह रहे कि अगर लिपोपॉलीसैकेराइड नहीं पाया जाता एक बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जब उसको स्टेन किया जाए तो मुझे बताओ कि वो बैक्टीरिया जो है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कैप्सूल एंड ऑप्शन डी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो अगर लिपोपॉलीसैकेराइड इसकी वॉल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा देन इट इज नोन एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, द लो लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस बाय एल्वुलर एपिथेलियम कॉज। कह रहे हैं कि अगर एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं वो सर्फेक्टेंट्स कम प्रोड्यूस करें तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होने के चांसेस हैं। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन बी एम्फेसीमा, ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस एंड ऑप्शन डी एस्थमा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर सर्फेक्टेंट इनफ प्रोड्यूस नहीं होता तो लंग्स जो है वो प्रॉपर्ली वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, वो इन्फ्लेट डीफ्लेट प्रॉपर्ली नहीं होते, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती। तो दैट डिजीज इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स डैश कॉज कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कह रहे कि किस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन ए है एडिनोसिन ट्रांसक्रिप्टेस, ऑप्शन बी है एडिनोसिन ट्रांसअमाइनेज, ऑप्शन सी है एडिनोसिन पॉलीमरेज एंड ऑप्शन डी है एडिनोसिन डीअमाइनेज। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि जो स्वेयर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एडिनोसिन डीअमाइनेज एडीए। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल्स आर, ये बड़ा कॉमन एमसीक्यू है। कह रहे कि सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की जगह कौन सी है। ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस एंड ऑप्शन डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम्स के अंदर होती है। तो जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, कीपिंग करेक्ट बैलेंस ऑफ आयंस एंड वाटर इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि बॉडी के अंदर पानी और आयंस की मिकदार को बैलेंस पे रखना ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए थर्मो रेगुलेशन, ऑप्शन बी ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन एंड ऑप्शन डी
सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि दिस इज़ अ टर्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन विच डिफाइंड एज कि बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स को क्या करना, बैलेंस रखना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो 56 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, देयर आर डैश नंबर ऑफ लिंकेजेस ग्रुप इन ह्यूमंस। कह रहे कि ह्यूमंस के अंदर कितने लिंकेजेस ग्रुप हैं। स्टूडेंट्स आपने जीन लिंकेज वाले टॉपिक में ये बात पढ़ी थी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, लिंकेजेस ग्रुप होते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर चूंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए ह्यूमंस के अंदर जो लिंकेजेस ग्रुप हैं वो भी कितने होंगे स्टूडेंट्स, 23 ही होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 46, 22, 80 और 23। तो डेफिनेटली ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उनके अंदर 23 ही क्या होंगे, लिंकेजेस ग्रुप होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, द एक्चुअल और प्रिजर्व्ड remains of the organism that live in the ancient past are called। कह रहे कि एक्चुअल और प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि पुराने ज़माने में ज़िंदा थे कभी लेकिन अब नहीं है, लेकिन उनके जो रिमेनिंग्स हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फॉसिल्स, ऑप्शन बी इम्प्रेशंस, ऑप्शन सी एंशियंट प्रिंट्स एंड ऑप्शन डी एंशियंट कास्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो रिमेनिंग्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज़मीन के नीचे बरिड होते हैं उन्हें किस चीज़ का नाम दिया जा रहा होता है, फॉसिल्स का नाम दिया जा रहा था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट हैव न्यूक्लियस। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ऑप्शन है इओसिनोफिल्स, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी बेसोफिल्स एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, दीज स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेलिस। कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ओल्ड ऑर्गेनेलिस को ब्रेक डाउन करने में इन्वॉल्व है। ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी पैरोक्सिसोम्स, ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सिसोम्स, ऑप्शन डी लाइसोसोम्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था कि लाइसोसोम्स के दो मेजर रोल हैं, फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेगोसाइटोसिस। और ऑटोफेगोसाइटोसिस यही था कि अपने ही सेल्स के जो ओल्ड ऑर्गेनेलिस, जो ओल्ड या डेड ऑर्गेनेलिस होते हैं उनको ख़त्म करना, दैट इज ऑटोफेगोसाइटोसिस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच कम्बिनेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कह रहे हैं इनमें से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए हिप एंड शोल्डर जॉइंट, ऑप्शन बी हिप एंड नी जॉइंट, ऑप्शन सी शोल्डर एंड नी जॉइंट एंड ऑप्शन डी हिप एंड एल्बो जॉइंट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हिप और शोल्डर जॉइंट है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन। कह रहे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। ऑप्शन है पायरुवेट इज completely oxidized to form carbon dioxide and water. Option B, pyruvate is completely oxidized to form oxygen and water. Option C, pyruvate carboxylated to produce citrate. And option D है pyruvate is converted to ethanol and carbon dioxide. तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पायरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑप्शन ए जो है कि पायरुवेट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, यीस्ट द यूनिसेलुलर फंजाई बिलोंग मोस्टली टू द ग्रुप। कह रहे हैं कि यीस्ट जो है ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर फंजाई है और ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है। ऑप्शन है ड्यूटेरोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा या एस्कोमाइकोटा। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा था किंगडम फंजाई के अंदर कि यीस्ट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंजाई दैट इज कॉल्ड एस्कोमाइकोटा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, एंजाइम्स यूज्ड बाय द बैक्टीरिया टू कट द डीएनए ऑफ द इन्वेडिंग वायरस फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज। कह रहे हैं कि वो एंजाइम जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं वायरस के डीएनए को कट डाउन करने के लिए, वो एंजाइम कौन सा है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए पॉलीमरेज। और ऑप्शन ये था रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, सॉरी। तो जिसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स हम पता है कि एंजाइम्स जो कि डीएनए को कट डाउन करने की एबिलिटी रखते हैं उन्हें बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड
along a polypeptide chain is dash structure of protein. स्टूडेंट्स आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में ये बात बड़ी अच्छे से स्टडी की थी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टेल अस अबाउट द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, क्वार्टरी, टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट इज़ अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 66 है, रॉड शेप बैक्टीरिया आर नाउन एज. कह रहे हैं कि जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं उन्हें क्या कहते हैं. आपने बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में स्टडी किया था कि जो राउंड होते हैं या ओवल होते हैं वो कोकाई होते हैं, जो रॉड शेप होते हैं वो बेसिलाई होते हैं, जो जिगजैग शेप होते हैं वो स्पाइरल होते हैं. तो रॉड शेप बैक्टीरिया कौन से हैं, स्पाइरुला, बेसिला, स्पाइरोकीट या कोकाई. तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कि जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिलाई होते हैं. क्वेश्चन नंबर 67 है, डैश इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम. तो जब भी पोजीशन ऑफ जीन की बात होगी दैट इज कॉल्ड लोकस. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, ट्रेड्स, सेंट्रोमेयर, जीनोटाइप, लोकस. तो जो कि पोजीशन ऑफ जीन की बात हो रही है तो इट इज कॉल्ड लोकस. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 68 है, पैराथ्रो हार्मोन प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द ब्लड. कह रहे हैं कि जो पैराथ्रो हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन हमारे ब्लड की किस चीज़ से कंट्रोल होती है, कैल्शियम लेवल, शुगर लेवल, सोडियम लेवल या मैग्नीशियम लेवल. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पैराथ्रो हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल होती है बाय कैल्शियम लेवल. जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल ड्रॉप होता है तो ये पैराथ्रो हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है. ये ब्लड बोन में से कैल्शियम निकाल के कहाँ डिपॉजिट करता है, ब्लड में करवाता है. इट इज़ एंटागोनिस्ट टू कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन. जिस तरह इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, इस तरह कैल्सिटोनिन और पैराथ्रो हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज पेस मेकर इन हार्ट. कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्ट करता है एज अ पेस मेकर इन हार्ट. ऑप्शन ए बंडल ऑफ हिस, ऑप्शन बी एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्ट नोड, एवी नोड, ऑप्शन सी एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ फाइबर्स एंड ऑप्शन डी साइनो एट्रियल नोड्स. अब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पेस मेकर ऑफ हार्ट के तौर पे काम करता है, जो हार्ट को करंट को जनरेट करता है. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास एस ए नोड होता है यहाँ से करंट जनरेट होता है, फिर वो ए बी नोड को मिलता है, फिर ए बी से आगे बंडल ब्रांचेस को जाता है, देन आगे पूरे हार्ट को सप्लाई हो जाता है. तो जो एस ए नोड है ये हमारे पास क्या है, पेस मेकर इन हार्ट है. अल्लाह ताला ने एक नेचुरल पेस मेकर हमारे हार्ट में लगाया हुआ, दैट इज एस ए नोड जो कि करंट को जनरेट कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 70 है, सिंगल रिंग पायरिमिडीन आर. हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये दो तरह की होती हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स. प्यूरिन डबल रिंग होती हैं और पायरिमिडीन सिंगल रिंग होती हैं. प्यूरिन में क्या क्या था, एडेनिन और गवानीन, और पायरिमिडीन में क्या क्या था, थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल. अब देखते हैं. ऑप्शन ए यूरासिल, साइटोसिन एंड थायामीन, ऑप्शन बी साइटोसिन, गवानीन एंड यूरासिल, ऑप्शन सी एडेनिन एंड गवानीन एंड ऑप्शन डी साइटोसिन, एडेनिन एंड थायामीन. तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यूरासिल, साइटोसिन एंड थायामीन, इट इज अ करेक्ट आंसर. ये सिंगल रिंग पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस है. क्वेश्चन नंबर 71 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल एलीलिक करेक्टर. कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक मल्टीपल एलीलिक करेक्टर है. ऑप्शन है कलर ऑफ फ्लावर इन पी प्लांट, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, शेप ऑफ सीड इन पी प्लांट, लेंथ ऑफ स्टेम इन पी प्लांट. तो स्टूडेंट्स आपने ये बात बड़ी क्लियरली पढ़ी थी कि जो मल्टीपल एलील्स की एग्जाम्पल है वो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो डेफिनेटली जो मल्टीपल एलीलिक करेक्टर है वो हमारे पास कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 72 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एट्रियल सिस्टोल. कह रहे कि एट्रियल सिस्टोल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. पहले हमें पता होना चाहिए कि एट्रियल सिस्टोल होता क्या. एट्रियम की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल. अब इसको देखते हैं. एट्रिया रिलैक्स एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, atria contract and ventricle also contract, ventricle remain relaxed while atria contract, atria and ventricular are relaxed. तो स्टूडेंट जो ऑप्शन सी है, क्योंकि आपको पता है कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया रिलैक्स करता है. तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है कि वेंट्रिकल्स रिमेन रिलैक्स व्हाइल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल से मुराद है एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 73 है, ग्रोथ इन द लार्वा ऑफ यंग आर्थ्रोपोड्स इज रिस्ट्रिक्टेड बाय. कह रहे कि जो हमारे पास ग्रोथ होती है इन द लार्वा ऑफ यंग आर्थ्रोपोड्स
वो किसकी मदद से रिस्ट्रिक्टेड होती है? ऑप्शन है एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन बी अपेंडेजेस, ऑप्शन सी एंडोस्केलेटन एंड ऑप्शन डी रिड्यूस्ड माइटोसिस। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात पढ़ी थी कि जो एक्सोस्केलेटन है उसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है वो अपने साइज को इंक्रीज नहीं कर पाते, रिस्ट्रिक्शन होती है इनकी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 है, एट द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड? पायरुविक एसिड, पायरुवेट, लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल या फ्रुक्टोज फास्फेट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज ब्रेक होता है इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट, तो इसलिए ऐसा जो ऑप्शन ए है हियर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, NADP निकोटीनोअमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट इज अ कैरियर ऑफ OH ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, हाइड्रोजन या फॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो NADP है इट इज़ अ कैरियर ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हेन फिल्ट्रेशन इज कंप्लीटेड द वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन एम्प्टी इनटू। कह रहे हैं कि जो हमारे पास जब फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो थ्रू डिस्टल ट्यूब्यूल वो कहाँ जाते हैं? ऑप्शन है efferent arterioles, ऑप्शन बी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड ऑप्शन डी है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है उसके बाद हमारे पास जो वेस्ट है वो कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिन्हें कलेक्टिंग डक्ट्स भी कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है, ब्लड सल्यूट पोटेंशियल इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग हार्मोन। कह रहे हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो सल्यूट पोटेंशियल है, जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन एंड ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे क्या है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन को हम ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे जो ब्लड सल्यूट पोटेंशियल है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वैसोप्रेसिन, क्योंकि वैसोप्रेसिन हमारे ब्लड को डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड करने में रोल प्ले कर रहा होता है, तो इसी लिहाज से वो सल्यूट के अमाउंट को भी एडजस्ट कर रहा होता है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो इसलिए यहाँ से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इट इज़ मोर रेलिवेंट एंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, द टेम्परेचर दैट प्रमोट द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेफर्ड एज। कह रहे हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम्स की एक्टिविटी फुली पीक पे होती है उसे क्या कहते हैं? फिक्स टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर या एक्टिव टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये डेफिनेशन है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम्स ऑप्टिमम वर्किंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 79 है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन प्रोड्यूसेस। कह रहे कि जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है वो क्या प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन है वाइटल ऑर्गन्स, ऑप्शन बी होमोलोगस ऑर्गन्स, ऑप्शन सी वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड ऑप्शन डी एनालोगस ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है ये क्या प्रोड्यूस करती है? होमोलोगस ऑर्गन्स। और जो हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एनालोगस ऑर्गन्स। ये 2017 में भी MCQs आया था बट इसका ऑपोजिट आया हुआ था, इसलिए आपने इस टर्म को अच्छे से मेमोराइज करना। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या प्रोड्यूस करेगी? होमोलोगस ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 80 है, टोनोप्लास्ट बाउंड्स विच ऑर्गेनेली। कह रहे कि जो टोनोप्लास्ट है वो किन ऑर्गेनेलीज को बाउंड करती है? ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, एंटीवेनम गिवन आफ्टर अ स्नेक बाइट वेनम इज एन एग्जांपल ऑफ। ये 2017 में भी MCQ आया था, अभी आया है। कह रहे कि जब आपको एक सांप काट लेता है तो आपको जो एंटी वेनम दिया जाता है उसके जहर से बचने के लिए जो आपको एक एंटी वेनम आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है वो किसकी एग्जांपल है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की तो हमें ये तो पता है कि जब हमें कोई भी स्नेक बाइट करता है तो हमें उसके लिए जो रिक्वायर्ड होती है इम्यूनिटी वो कौन सी होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब ये नेचुरल वाली पैसिव इम्यूनिटी है या आर्टिफिशियल वाली है ये आपने अब डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी कभी भी नेचुरल नहीं होती, ये आर्टिफिशियल ही होती। क्वेश्चन नंबर 82 है,
The cisternae breakups into vesicles from dash of Golgi complex। कह रहे कि जो सिस्टर्नी होती है वो ब्रेक्स होती है इनटू वेसिकल्स फ्रॉम डैश एंड डैश ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन है कन्वेक्स मैच्योरिंग फेज, कनकेव फॉर्मिंग फेज, कन्वेक्स फॉर्मिंग फेज एंड ऑप्शन डी है कनकेव मैच्योरिंग फेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सिस्टर्नी होती है वो ब्रेक होती है इनटू वेसिकल्स फ्रॉम कनकेव एंड मैच्योरिंग फेज। जो ऑप्शन डी है 82 का वो राइट आंसर है, कनकेव एंड मैच्योरिंग फेज। क्योंकि जो कन्वेक्स होता है वो फॉर्मिंग फेज होता है, जो कनकेव होता है वो मैच्योरिंग फेज होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है विच हार्मोन कॉज द कॉन्ट्रैक्शन वॉल्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ। कह रहा है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो यूट्राइन वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग बर्थ। ऑप्शन ए FSH, ऑप्शन बी STH, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी LTH। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या कॉज करता है, यूट्राइन वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कह रहे कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑप्शन है स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, बाइट्रिक एसिड या ऑलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जो ऑयल होते हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, तो वहीं से एक वर्ड ड्राइव हुआ है ऑलिक एसिड का। तो जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है किसका, 84 का ऑलिक एसिड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। 85 है व्हेन वी एक्सट्रैक्ट केराटिनॉइड्स फ्रॉम इट्स सोर्स वी सी दैट इट इज। कह रहे कि जब हम केराटिनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो हमारे पास है वायलेट इन कलर, ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन इन कलर, ऑप्शन सी येलो ग्रीन इन कलर एंड ऑप्शन डी येलो टू ऑरेंज रेड इन कलर। तो स्टूडेंट्स जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, येलो टू ऑरेंज रेड इन कलर। ऑप्शन डी जो है 85 का वो हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है when two or more alleles do not show complete dominance in both or both the alleles are expressing independently in heterozygote condition such condition is called। कह रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा अलील अपने आप को कंप्लीट डोमिनेंट ना शो करें, ठीक है, और अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करें इन हेटेरोजाइगोट कंडीशन, तो इस तरह की जो डोमिनेंस रिलेशन है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास है कंप्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी आवर डोमिनेंस, ऑप्शन सी को डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जिसके अंदर दोनों अलील्स अपने आप को कम्प्लीटली शो नहीं करती बल्कि एक मिक्सचर सा डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड को डोमिनेंस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग आर एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग पे वो किसकी एग्जाम्पल्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स या फोटो रिसेप्टर्स। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कीमो रिसेप्टर्स, क्योंकि ये केमिकल को डिटेक्ट करके टेस्ट की सेंस डेवलप कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन द यूट्रस वॉल फॉर थिकनिंग। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है ये यूट्रस की वॉल पे एक्ट करता है और इसको थिकन करता है। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी जोना पैलिस्यूडा, ऑप्शन सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो स्टूडेंट्स आपने ये पढ़ा था कि जब एक दफ़ा फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो प्रोजेस्टेरोन है ये यूट्राइन वॉल की थिकनेस को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है और उसको और भी थिकन करता है ताकि प्लेसेंटा इसके साथ क्या हो जाए, अटैच्ड हो जाए और फर्दर जो प्रेगनेंसी की जो कंडीशंस है वो सारी फुलफिल हो जाए। तो ऑप्शन ए जो है इट इज़ अ राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये 2018 के MCQ से जो कि UHS में आए थे, होप्स वो आप लोगों ने इनमें से बहुत से पॉइंट्स को कलेक्ट किया होगा, गैदर किया होगा और आपको बहुत सी नई टेक्निक्स पता चली होगी कि MCQs किस लॉजिक से वो हल्का सा घुमाता है, रोटेट करता है। तो उम्मीद है कि आप अपने आने वाले MD कैट के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको किसी भी लेक्चर की ज़रूरत है रिलेटेड टू बायो तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर वो अवेलेबल होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है यू आर फ्री टू आस्क, आई एम 100% अवेलेबल फॉर यू एट 24 आवर्स। तो अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।